प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स वॉइस ऑफ पीपल। मैं मनदीप पंडित। अभी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि जन जन के नेता है, जनता के काम आने वाले नेता। हर समय सुबह 7 बजे शुरू हो जाते हैं और न जाने रात को 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, 12 बजते हैं। ऐसे जनसेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं रणबीर गंगवा जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष। और मैं ये कहूँ कि अगर हिसार ज़िले में काफ़ी अच्छे तरीके से जिन्होंने बीजेपी के झंडे को बुलंद किया है, ऐसे नेता हमारे साथ हैं। गंगवा जी, स्वागत है आपका। कैसे? नमस्कार। तो सर, हमें पता लगा कि कल आप विजय संकल्प रैली आयोजित करने जा रहे हैं गांव कैमरी में। जी बिल्कुल, जैसे आपको पता ही है कि जी लोकसभा के चुनाव का शंखनाद हो चुका है और कल गांव कैमरी में हल्का नड़वा की हमारी विजय संकल्प रैली है। जी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हमारे कैंडिडेट है लोकसभा हिसार के। जी सर। और माननीय मनोहर लाल जी जो पूर्व सीएम है वो इस रैली में मुख्य वक्ता होंगे। जी जी। कल सुबह 11 बजे वो कैमरी पहुंचेंगे। जी सर। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से जोश लोगों में है, एक अच्छी भारी भीड़ वाली रैली जो है कल नड़वा हल्के की होगी। हमने पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर नड़वा हल्का से पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर 33,000 मतों से जीत हासिल की थी। इस बार हमारा टारगेट है कि कम से कम 45 और 50,000 के बीच में हम नड़वा हल्का से हमारे कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। और जिस तरीके की आज लहर चली हुई है भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की, मैं ये समझता हूँ कि पिछली बार लगभग 3.5 लाख से ऊपर वोटों से हमने जीत हासिल की थी। इस बार हम 4 लाख से भी ज़्यादा वोटों से ये हिसार की सीट जीतेंगे। वहीं 10 की 10 पार्लियामेंट की सीटें हम जीतने का काम हरियाणा में करेंगे। तो जैसा कि आप ये कह रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं कि भाई पिछले वाले मार्जिन से ज़्यादा जीतेंगे, लेकिन आपके प्रत्याशी जहां गांव में जा रहे हैं वहां पे विरोध सहन करना पड़ रहा है और किसान बड़े नाराज़ हैं कि एमएसपी नहीं मिला है। ये सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं, तो उसको कैसे टैकल कर रहे हैं? देखिए मनदीप जी, अगर आप किसानों की बात करें तो जिस तरीके से आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हर वर्ग के लिए कार्य किए, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी वाली सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हर वर्ग के लिए कार्य करे। और अगर मैं एक वर्ग की बात करूं तो सबसे ज़्यादा किसानों के लिए कार्य किए हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश, एकमात्र ऐसा प्रदेश है देश के अंदर जो 14 फसलों पर एमएसपी दे रहा है, और जिस पे एमएसपी पे सरकार खरीद नहीं करती वो भावांतर भरपाई दे करके किसानों की भरपाई करने का काम करते हैं। पिछले 10 साल तक, पिछले टर्म के अंदर, अब से पहले हुड्डा साहब की सरकार रही, 1058 करोड़ रुपए उन्होंने मुआवजा देने का काम किया। हमारी सरकार ने 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा, यानी 10 गुना से भी ज़्यादा मुआवजा किसानों को देने का काम किया है। 9.5 साल की बात कर रहे हैं या पिछले कार्यकाल की? मैं 9.5 साल की बात। हुड्डा साहब ने 10 साल के अंदर दिया, हमने 9.5 साल के अंदर 12,000 करोड़, 11,500 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो देने का काम किया है। यानी कि 11 गुना से भी ज़्यादा हमने उससे देने का काम किया है। अब चुनाव का समय है, चुनाव के समय में कुछ एक लोग होते हैं, कोई दूसरी पार्टियों के भी होते हैं जो इस तरीके के विरोध की बात करते हैं। बाकी किसी भी वर्ग में कोई भी विरोध हमारा नहीं है, बल्कि एक तरफा माहौल पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है। जी, जैसा कि पार्टी के लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी लाए गए हैं रणजीत सिंह जी, उनके अलावा 2 अन्य मुख्य दावेदार भी थे, जिसमें कि कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई भी है। लेकिन अभी तक कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु रणजीत सिंह चौटाला के चुनाव प्रचार में नहीं उतरे हैं। कब उतरेंगे? देखिए, प्रत्याशी जब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं होता, एक नहीं, दो नहीं, बहुत से हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। जब किसी भी प्रत्याशी को डिक्लेयर कर दिया जाता है तो फिर सारे साथ मिलकर के कार्य करते हैं। जहाँ तक आपने बात कही
कैप्टन अभिमन्यु जी की, वो हमारे बहुत ही सीनियर बड़े नेता हैं। उनकी ड्यूटी जो है असम के अंदर भी लगाई गई है, वो वहाँ भी संभाल रहे हैं, और बीच बीच में आकर के यहाँ भी वो पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। एक दो बार वो बीच में आए भी हैं, कह करके भी गए हैं। इसी तरीके से कुलदीप बिश्नोई जी भी जो पीछे, क्योंकि उनका बेटा विधायक है भव्य बिश्नोई जी, वो भी पीछे जब ऑफिस का उद्घाटन हुआ तब भी वो आए थे। और कुलदीप बिश्नोई जी भी, क्योंकि उसने सोशल मीडिया के माध्यम से और भी उन्होंने कहा है, वो भी जब अभी, क्योंकि अभी तक तो प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुए तमाम पार्टियों के, केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही डिक्लेयर किए हैं, वो भी आपको भी दिखेंगे कि तमाम हम साथी मिलकर के हम कार्य करेंगे। क्या कारण समझते हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनके पुत्र ब्रिजेंद्र सिंह, भाजपा ने काफ़ी हद तक उनको काफ़ी चीज़ें दी, मंत्री भी रहे, उनकी धर्मपत्नी एक बार विधायक भी बनी, फिर विधायक का चुनाव हार गई, वो खुद भी राज्यसभा सांसद बने, बेटे को लोकसभा सांसद बनाया, लेकिन फिर भी पार्टी को छोड़कर चले गए। अगर टिकट अभी तो अनाउंस भी नहीं हुई थी, गठबंधन भी नहीं टूटा था, तो इसका क्या कारण समझते हैं? मैं जहाँ तक समझता हूँ, उनकी बातों से जो लगा, वो अपने आप को असहज महसूस इसलिए कर रहे थे कि यहाँ जेजेपी से गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी का, और वो अपने आप को टिकट को लेकर के असुरक्षित महसूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का काम किया। और उन्होंने कहीं थोड़ा सा इंतज़ार नहीं किया, वो इंतज़ार करते तो शायद ना भी जाते, लेकिन क्योंकि उनके मन में कहीं न कहीं आ गई थी असुरक्षा की भावना कि अगर जेजेपी के साथ गठबंधन रहेगा तो किस तरीके से टिकट मिलेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पहले ही बड़े स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि ये जो गठबंधन है ये सरकार चलाने के लिए है, संगठन का गठबंधन नहीं है, पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये सरकार चलाने के लिए है। क्योंकि मैंडेट जो है प्रदेश की जनता ने इस तरीके का दिया था जिसके लिए गठबंधन जरूरी था, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा जल्दबाजी कर दी। और पहले भी वो कांग्रेस के अंदर थे और वहीं से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए, एक बार फिर से वहाँ गए हैं, घर वापसी हो गई है। आप कुछ भी कह सकते हैं। जब वो आए तो वो कह रहे थे कि कांग्रेस के अंदर असहज महसूस कर रहा था जी, और वो गए तो कहते हैं बीजेपी में असहज महसूस कर रहा हूँ। जब अब पहले असहज महसूस कर रहे थे तो अब सहज महसूस कैसे करेंगे, वो तो वही बता सकते हैं। जी। तो आप एक वरिष्ठ राजनीतिक हैं, आप राज्यसभा सांसद रहे हैं, 2 बार एमएलए रहे हैं, संगठन में भी आपने काम किया जो पहले आपकी पार्टी थी। आजकल नेता लोग जो हैं वो दल बदल ऐसे कर रहे हैं कि जैसे हम हर रोज़ कपड़े बदलते हैं या हर रोज़ हम अलग अलग सब्जी, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने के नेतृत्व में जो पिछले 10 साल से लगातार राज देखा है और जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसलिए दूसरी पार्टियों के भी अच्छे लोग पार्टी छोड़ करके और वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अच्छे लोग हर जगह हो सकते हैं, कोई एक ही पार्टी के अंदर नहीं, और वो अच्छे जो लोग हैं जो देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है आ जाने का काम कर रहे हैं। और भी कुछ लोग जो आप जो कह रहे हो, कुछ लोग अपने स्वार्थ के वशीभूत भी कोई न कोई कारण रहे होते हैं तो उस कारण से चले जाते हैं। जी। तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 के 10 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, कांग्रेस का ऐसा लग रहा है कि कभी कह रहे हैं कि जी फर्स्ट नवरात्रा को टिकट अनाउंस होएगी, कभी कह रहे थे कि 25 मार्च के बाद अनाउंस हो जाएगी, अब नई खबर आ रही है कि जी नवरात्रे संपन्न हो जाए, नवरात्रे संपन्न वाले दिन आएगी। तो ये ऐसा असमंजस की स्थिति क्यों बन रही है, क्या कारण? इसलिए बन रही है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता डर रहे हैं चुनाव से। आज कांग्रेस की हालत ये है कि वो कह रहा है तू चुनाव लड़ो, वो कह रहा है तू चुनाव लड़, क्योंकि उनको दिख रहा है कि जो भी चुनाव लड़ेगा उसकी हार तय है। आज रोहतक के अंदर भी दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लड़ेंगे क्योंकि मैं तो राज्यसभा का मेंबर हूँ, राज्यसभा की सीट ली जाएगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं कि नहीं मैं तो विधानसभा का लड़ूंगा, दीपेंद्र लड़ेगा या परिवार का और कोई सदस्य लड़ेगा। इधर शैलजा जी कह रहे हैं मैं भी विधानसभा का लड़ना चाहती हूँ। तो कोई भी लड़ने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हार उनकी तय है।
इसलिए पहले कैंडिडेट तैयार ना हो तो वो डिक्लेयर कैसे करे, इसलिए वो डिक्लेयर जो है वो नहीं कर पाए, इसलिए इस बात का उनका मंथन चल रहा है। आप 4.5 साल से विधायक भी हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष भी हैं। कई जगह अगर आपकी साथ लगती जो विधानसभा है वहाँ पर विधायक और मंत्री से काफ़ी रोष है, लेकिन आपके हलके में अगर हम ये बात करें कि 100% अगर काम करवाने होते हैं, आप अपने 4.5 साल के कार्यकाल में कितने काम करवा पाए? कितना आप अपने आप को ही कितने नंबर देते हैं 10 में से? देखिए, नंबर जहाँ तक देने की बात है, वो नंबर देने का काम हल्के की जनता का है जी। वो नंबर देती है। हर 5 साल बाद में जो जो प्रत्याशी है, चुना हुआ प्रत्याशी है, उसको जनता के बीच में जाना होता है और जनता उसके काम का आंकलन करती है और उसका वोट करने का काम करती है। मैं आपको कल का निमंत्रण देता हूँ कैमरे गांव में, जी वहाँ आकर के देखना मेरे को कितना नंबर देती है जी। या नंबर नहीं देती है, या फिर आगे विधानसभा के चुनाव हो गए उसमें देख लेना। अभी लोकसभा के चुनाव है, आपके बीच में है। लोकसभा के चुनाव में हम कितने वोटों से यहाँ से जीतते हैं, उससे आप आंकलन कर सकते हैं जी कि बीजेपी को या यहाँ के कैंडिडेट को जनता कितने नंबर जो है वो दे रही है। हमने जो वायदे किए थे हमने पूरी भरपूर कोशिश की है कि उन वायदों पे खरा उतरने का काम करें। आप आज देख सकते हैं कि आज कैमे रोड पर आप आए हैं, आपने पहले की हालत भी देखी होगी, आज की हालत भी देखी है कि किस तरीके से चकाचक शहर के अंदर मिला हुआ है। आपने अगर गाँव के अंदर जाएंगे तो आपको टेल तक पानी जाता हुआ मिलेगा। आप अगर खेतों के अंदर जाएंगे तो आपको नाले बनते हुए मिलेंगे, आपको नहरों की रीमॉडलिंग बनती हुई मिलेगी। आप अगर बच्चों की शिक्षा की बात करेंगे तो एक नहीं बल्कि 2 संस्कृति मॉडल स्कूल सीनियर सेकेंडरी हमने एक नड़वा में, एक आर्यनगर में बनाने का काम किया। हमने एक पीएम सीरीज स्कूल जो है वो गंगवा गांव के अंदर बनाने का काम किया। हमारी बेटियों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, इसलिए जहाँ पहले ही नड़वा में एक कॉलेज नड़वा गांव में था, हमने मंगाड़ी के अंदर जो है एक कॉलेज और बनाने का काम किया है। जहाँ स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, हमने नई बिल्डिंग बनाने का काम किया है। इस तरीके से अनेक कार्य किए हैं हमने। जल जीवन मिशन के तहत आपको कोई भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक के कार्य जल जीवन के मिशन के तहत ना चल रहे हो। चाहे नया वाटर वर्क्स बनाने की बात हो, चाहे रिपेयर की बात हो, चाहे नया टैंक बनाने की बात हो। आप अगर शहर के अंदर देखेंगे तो आज़ाद नगर में हमने 10 करोड़ रुपए की लागत से नया टैंक बनाने का काम किया ताकि वह पूरा पानी मिले। हमने शहर के अंदर पूरा पानी जाए इसके लिए 4.5 करोड़ रुपए की लागत से पटेल नगर के अंदर भी जो है जो वाटर वर्क्स है उसमें बनाने का काम किया। तो अनेक कार्य हमने किए। अमृत योजना के तहत हमने जो शहर के अंदर भी जो है वो पाइपलाइन बिछाई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारे कार्य तमाम गाँव के अंदर जो है वो चले हुए हैं। सारे कार्य आपको बिल्कुल मुँह जुबानी याद है कि क्या क्या हमने करवाए हैं। हमने आज कोई भी ढाणी ऐसी नहीं है नड़वा के अंदर, नड़वा हल्के के अंदर, जो आज कोई भी अगर मुझे कहता है कि मैंने ढाणी बनाई है, मैं पैसे नहीं भर सकता, तो मैंने ओपन कहा हुआ है कि कोई भी आए और मुझे बताए। मैंने मेरे ऐच्छिक कोटे से ढाणियों के अंदर लाइटें लगाने का काम किया, क्योंकि यहाँ बहुत से किसान जो है वो खेतों के अंदर रहते हैं। आज अगर किसान अगर कोई खेत में रहता है और अगर उसके पास खेत के अंदर लाइट नहीं है तो उसके बच्चे पिछड़ जाते हैं। इसलिए प्राथमिकता के आधार पे, चाहे मैं पहले एमपी रहा तब भी, अब मैं डिप्टी स्पीकर हूँ तो भी मैंने अच्छी कोटे से अपने जो है उनकी लाइटें लगाने का काम किया है। यानी धरातल के ऊपर मेरा हल्के के लोगों से कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा पारिवारिक रिश्ता है। आज क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुझे डिस्क की दिक्कत है और केवल मैंने फ़ोन किए हैं लोगों को, मैं जा नहीं पाया, एक भी गांव में मैं नहीं गया। केवल मैंने फ़ोन किए हैं और फ़ोन पे कल कितने लोग आएंगे आप उससे अंदाज़ा लगा लेना। जी, तो जैसा कि अब चुनाव भी सिर पर हैं, आपकी जिम्मेवारी भी ज़्यादा है। अपने हलके से तो जिताना ही है कैंडिडेट को, बाहर के हलकों में भी आपका प्रभाव है, जो अन्य 8 हलके हैं, तो वहाँ पर भी आप जा रहे हैं। यहाँ पर जनता की समस्या भी सुननी होती है, लोग फरियाद भी लेके आते हैं, तो और साथ में आप बता रहे हो कि डिस्क की प्रॉब्लम भी हो गई है, तो इसके बीच में सामंजस्य कैसे बैठाते हैं और कितने घंटे सो रहे हो? ये टेम्परेरी है, लोगों की दुआएं हमारे साथ, जल्दी ठीक हो जाऊंगा ये तो, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल में 5-4 दिन का रेस्ट चाहिए। जी बिल्कुल, मैं रेस्ट नहीं कर पाया पिछले 10-15 दिनों से, और इसलिए डॉक्टर ने एडवाइस दी है कि मैं रैली के बाद में 5-4 दिन का रेस्ट कर लूँगा। और उसके बाद में, क्योंकि अभी तो जैसे
नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है हमारे यहाँ का, चुनाव भी लेट है और कैंडिडेट अभी आए भी नहीं हैं। हम केवल हिसार के हलकों के अंदर ही नहीं बल्कि हरियाणा के अंदर जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, वहीं जाकर के पार्टी के लिए प्रचार करने का काम करूँगा। और निश्चित तौर पर आज मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके का माहौल है, हम 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। और पूरे देश की अगर मैं बात करूँ तो धारा 370 हटाने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। निश्चित तौर पर कम से कम 370 सीट बीजेपी को जो है देश की जनता देने का काम करेगी। और एनडीए जो है 400 पार का हमारा नारा है, निश्चित रूप से उसको हम टारगेट को हासिल करने का काम करेंगे। गंगवा जी, अभी आपने दावा किया कि 370 बीजेपी जीतेगी, एनडीए 400 जीतेगी। तो जैसा कि पिछली बार जो जहाँ पे कोर वोट बैंक है या जहाँ पे बीजेपी का पीछे सरकारें रही आधार है, वो मैक्सिमम सीटें आप जीत चुके हैं। तो आपने 303 थी पिछली बार, तो 67 सीट्स कहाँ बढ़ेगी, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, टोटल सीट 543 है जी जी। और जहाँ दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा आधार नहीं था, वहाँ भी आज आधार बढ़ रहा है। आज हम टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरीके से उमड़कर लोग आ रहे हैं और लोगों ने ये देखने का काम किया है, जो पुरानी समस्याएं थी उसको जड़ मूल से समाप्त करने का काम किया है। जो भारत का गौरव था, जिसको हम इंतज़ार कर रहे थे 550 सालों से, राम मंदिर निर्माण करने का काम किया। क्या और किसी के कार्यकाल में हो सकता था? संभव ही नहीं था। धारा 370 की बात करो, चाहे वो 3 तलाक जैसी कुरीति समाप्त करने की बात हो, चाहे वो CAA की बात हो, यानी कि ऐसी जो पुरानी समस्याएं थी उनको जड़ मूल से समाप्त करने का काम किया। देश के गौरव को बढ़ाने का काम जो है वो किया है। ये समय हमारे विरोधियों को भी मिला था। लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया, उनके पास भी समय था कि वो देश के गौरव को बढ़ाने का काम के भारतीय चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा बहुमत राजीव गांधी को मिला था। उनके पास भी ये गौरव था, समय था गौरव बढ़ाने का, लेकिन वो गौरव बढ़ाने की बजाय देश को कहीं न कहीं एक धब्बा लगाने का काम किया। जब कॉमनवेल्थ गेम इंडिया के अंदर हुए तो उनके पास एक मौका था कि देश को गौरव बढ़ाते, और उन्होंने 70,000 करोड़ का उसमें घपला करके एक धब्बा लगाने का काम किया देश के ऊपर। इसी तरीके से चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो और कई अनेक ऐसे घोटाले, जो डेली नए नए घोटाले जो आते थे। राहुल गांधी है और अन्य विपक्षी नेता है, वो ये कह रहे हैं कि जी भ्रष्टाचारियों को पकड़ना, वार करना उन पर, उनको जेल में डालना हम सही मानते हैं। लेकिन ऐसा क्या चीज़ है कि जो लोग, मोदी जी 4 दिन पहले बोलते हैं कि भाई, जैसे हम महाराष्ट्र का उदाहरण ले सकते हैं कि चाचा भतीजा 70,000 करोड़ का घोटाला कर चुके हैं, और उसके 4 दिन बाद ही अजीत पवार को एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इस तरह के और भी कई सारे उदाहरण। देखिए, मोदी जी ने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा है, किसी ने भी देश का अगर पैसा लूटने का काम किया है तो किसी भी कीमत पर वो बचेगा नहीं। और आज उसी का परिणाम है, चाहे कोई मुख्यमंत्री है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई भी है, वो आज जेल के अंदर जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि केजरीवाल किस तरीके से इस टाइप की बात करके कि लोकपाल बिल होना चाहिए, जिनके ईडी के समन आ गए जो जा क्यों नहीं रहे, सोनिया गांधी जा क्यों नहीं रही, इस टाइप की बात करता था। आज वो पहले तो नो समन उसको किए, वो गया नहीं। आज वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है हमारे को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। हमारे यहाँ पे ईडी भी, CBI भी स्वतंत्र एजेंसी है, और उसके बाद भी हमारे यहाँ कोर्ट है, हाई कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, आदमी कहीं भी जा सकता है। वो अपने आप में स्वतंत्र एजेंसीज हैं, उन पे किसी का अंकुश नहीं है। लेकिन कोई घोटाला करके और फिर यूँ कहे कि हमें फंसाया जा रहा है, तो देश का कानून है, कानून सब के लिए है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नहीं तो आमतौर पे जब यही केजरीवाल जी यूँ कहते थे इन पे इतने घोटाले हैं, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। अब कार्रवाई हो रही है तो उनको तकलीफ हो रही है। तो जैसा कि अभी राजनीतिक पंडित ये भी मान रहे थे कि जैसे ओवैसीउद्दीन ओवैसी है या और है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कहते हैं कि JJP के साथ गठबंधन जो तोड़ा गया है वो एक फ्रेंडली मैच की तरह तोड़ा गया है, और
जेजेपी वही उम्मीदवार उतारेगी जो बीजेपी तय करेगी? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कुछ भी कहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की राजनीतिक ज़मीन खिसक चुकी है और राजनीतिक ज़मीन तलाशने के लिए इस तरीके की बात करते हैं। जेजेपी एक अलग पार्टी है, लोकदल एक अलग पार्टी है, बीएसपी एक अलग पार्टी है, बीजेपी अलग पार्टी है, कांग्रेस अलग पार्टी है। अलग अलग पार्टियां अपने अलग अलग कैंडिडेट खड़े करती है और अब इस टाइप की बात करना, वो भी इतने सीनियर नेता को, मैं समझता हूँ कि ये शोभा नहीं देता। और जैसे मैंने कहा कि गठबंधन था, जिस तरीके का मैंडेट था, क्योंकि 40 सीटें आई थी, बाद में वो बढ़ करके 41 हो गई भारतीय जनता पार्टी की, और सरकार चलाने के लिए नंबर चाहिए थे, इसलिए उनका साथ लिया था। और एक समय आने पर जैसे उन्होंने सीटों की मांग की लोकसभा के अंदर, क्योंकि लोकसभा के अंदर 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हुई थी, उस पर उनका सामंजस्य नहीं बैठा तो उन्होंने अलग कर लिया। लोकसभा हिसार के अंदर ये चर्चा है, राजनीतिक पंडित, पत्रकार और आपस में भी लोग, जब अब चुनाव अनाउंस हो चुका है तो आपस में चर्चा करते हैं कि अगर चंद्रमोहन बिश्नोई अगर कांग्रेस की टिकट पे आते हैं अगर चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस की टिकट पर आते हैं तो आपकी पार्टी के प्रत्याशी को काफ़ी, यहाँ कोई भी आए, यहाँ पे जो कैंडिडेट है, लोग उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनना है, नरेंद्र भाई मोदी जी को देख करके वोट कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी ने तो मेरे सामने भी चुनाव लड़ा था, पिछला चुनाव जो है, पिछली बार जी वो यहाँ से हार के गए थे। जो अपना वो कह रहे थे कि नलवा तो हमारा अपना हल्का है, आधे से ज़्यादा आदम पर हल्का आता था, वो वहीं नहीं जीते तो हिसार लोकसभा में कहाँ से जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। कहाँ, वो तो हार के गए ना मेरे सामने, बिल्कुल हारे थे वो तो फिर जब यहाँ लोकसभा में वो कैसे जीत पाएंगे? अरुण तो यूँ कह रहे थे मैं तो मेरे को तो गलत जगह फंसा दिया, वो तो ये भी कह के गए थे। जी। तो आज चाहे चंद्रमोहन जी आए चाहे कोई और आए, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। हमारा जो कैंडिडेट है वो तो कमल का फूल है, हमने पहले ही कहा था। और अब विधिवत रूप से हमारा कैंडिडेट रणजीत सिंह चौटाला जी को डिक्लेयर कर दिया है। चौधरी देवीलाल जी के बेटे हैं, पुराने राजनीतिक घराने से हैं, पुराने राजनीतिज्ञ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र भाई मोदी जी का कमल का फूल लेकर के आए हैं। जनता उनको भारी मतों से, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछली बार हमने 3.5 लाख से ज़्यादा मतों से जीते थे, इस बार और ज़्यादा मतों से, मतलब 4 लाख से तो 100% हम ज़्यादा मतों से जीतेंगे, से कोई भी आए। ये पक्का है? पक्का, बिल्कुल। आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए। आज आपकी रिकॉर्डिंग है, 4 जून को मैं आपको यहीं मिलूंगा और आप यहाँ आकर के फिर मेरे से बात कर लेना चाहिए। जैसा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं और अलग मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं। तो हरियाणा विधानसभा का चुनाव जो आने वाला है वो अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी और बीजेपी दहाई भी नहीं पहुंच पाएगी, दहाई का अंक भी नहीं छू पाएगी, 10 से नीचे आएंगी। वो ये बात ठीक है कि अलग अलग होते हैं, लेकिन इसका असर भी उस पर होता है। और ये बात कह करके उन्होंने एक तरीके से लोकसभा में तो हार मान ली कि वो कोई सीट जीतने नहीं जा रहे, क्योंकि उनको पता है इस बात का अगले चुनाव में फिर जाना है। इसलिए वो पहले ही ये कह रहे हैं कि उस चुनाव का उससे कोई मतलब नहीं है। देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल तक कार्य किया है, प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार चलाई और नायब सैनी जी उसको और आगे गति देने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता, देश की जनता आज देख रही है और उन पे विश्वास कर रही है। और विश्वास करके मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और आने वाले चुनाव के अंदर हम बहुमत से सरकार हम बनाएंगे। अनिल विज जी कुछ नाराज चल रहे हैं? कोई नाराज नहीं है, उनको बार बार बयान आ रहे हैं कि मैं बीजेपी का अनन्य भगत हूँ। कहीं भी कोई नाराज नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, बिल्कुल 100% ठीक ठाक है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है वो उससे कोई नाराज होता ही नहीं। हम संगठन की पार्टी है, संगठन के अंदर कार्य कर रहे हैं। वो खुद उनका कितने बार बयान आ गया कि मोदी जी को 400 पार जो उन्होंने जो नारा दिया है उसको पूरा करने के लिए हम तन मन धन से जुटे हुए हैं। जी, तो धन्यवाद गंगा साहब, आपने बड़े ही बेबाकी से हमारे प्रश्नों के जवाब दिए
और आप दावा करने के 4 लाख से ज़्यादा हिसार लोकसभा से आपका प्रत्याशी विजयी होगा, तो डेफिनेटली आपसे 4 जून को मिलेंगे कि क्या नतीजे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू।